Hi everyone, welcome back to your academy, that is High Aims Academy. Students, as you know, हरियाणा जीके सीरीज में हम कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, हरियाणा का इतिहास। हरियाणा के इतिहास का से रिलेटेड जो एशियंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा है, हरियाणा का प्राचीन इतिहास है, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। बच्चे, मध्यकाल में क्या था कि भारत पे जो अरबी लोग थे, जो अरब थे, उन्होंने आक्रमण किए, जिनमें मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत पे आक्रमण करता है। लेकिन हरियाणा की हिस्ट्री से कोई उसका हमारा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो बच्चे, हरियाणा में मध्यकाल में था क्या था कि छोटे छोटे जो राजवंश हैं उनका जो शासन है वो स्टार्ट हो जाता है हरियाणा में। तो मध्यकाल में जो शासक आते हैं हरियाणा में वो थे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार जो थे बच्चे, वो क्या है कि 1836 से लेके 1885 तक हरियाणा में क्या है, शासन करते हैं। और मिहिर भोज जो इनका प्रसिद्ध और महान राजा हुआ है, मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का, ठीक है, जिसकी जानकारी मिलती है बच्चे पेहवा अभिलेख। 9वीं शताब्दी के इर्द गिर्द पेहवा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है बच्चे। पेहवा अभिलेख जो है कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में है। और पेहवा जो स्थान है कुरुक्षेत्र में बच्चे, आपको पता है कि हरियाणा में महाभारत का महान युद्ध हुआ। तो महाभारत के युद्ध में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो सैनिक थे, लोग थे, वो मारे गए थे। तो पेहवा में क्या होता है बच्चे कि कौरवों और पांडवों के जो भी सगे संबंधी, सैनिक, मित्र जो भी थे युद्ध के दौरान मारे जाते हैं, तो उनको मुक्ति मिलती है पेहवा में। पेहवा में उनको क्या है, मुक्ति दिलाई जाती है, ठीक है, मीन्स कि पितरों को मुक्ति दिलाई जाती है पेहवा में, इसलिए भी पेहवा प्रसिद्ध है। और गुर्जर प्रतिहार वंश के टाइम जो पेहवा है वो घोड़ों के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। किसके व्यापार के लिए बच्चे? घोड़ों के व्यापार के लिए, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें पेहवा अभिलेख से मिलती है। मिहिर भोज का जो शासक था, मिहिर भोज के बारे में, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है पेहवा अभिलेख से, ठीक है। ये था गुर्जर प्रतिहार वंश। और गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद जो अगला वंश आता है मध्यकाल में हरियाणा में, वो था तोमर वंश। कौन सा बच्चे? तोमर वंश। तोमर वंश का जो प्रसिद्ध महान राजा हुआ है वो था अनंगपाल, अनंगपाल द्वितीय। इसका दूसरा नाम था एक सूरजमल। सूरजमल के नाम से भी जाना गया। जो तोमर नरेश अनंगपाल था, और अनंगपाल किस बात के लिए जाना गया बच्चे? जो सूरज कुंड है, सूरज कुंड का निर्माण, सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था बच्चे? अनंगपाल द्वितीय ने। सूरज कुंड क्या है बच्चे कि सूर्य की फॉर्म में, सूर्य के आकार में बना हुआ एक कुंड था जिसको सूरज कुंड के नाम से जाना गया। और जहाँ पे हमारे हरियाणा में सूरज कुंड का मेला लगता है, सूरज कुंड मेला 1987 में जिसकी शुरुआत होती है, और उसको बनवाता कौन है? अनंगपाल द्वितीय। बच्चे, जो तोमर थे, ये माना गया इतिहास में कि ये जो पांडव हुए हैं उनके आगे उत्तराधिकारी थे, पांडवों के उत्तराधिकारी माना गया है जो तोमर शासक हुए हैं, ठीक है। और तोमर एक किस बात के लिए जाने गए हैं कि 11वीं सदी में दिल्ली नगर की स्थापना, दिल्ली नगर को बसाया था किन्होंने? तोमरों ने।
तोमर नरेश जो तोमर शासक हुए हैं उनको श्रेय जाता है 11वीं सदी में दिल्ली नगर को बसाने के लिए। ठीक है, दिल्ली नगर को बसाया था और पांडवों के वंशज माना गया इनको। ठीक है, और बच्चे एक क्या हुआ, इन्हीं के शासन काल में क्या है कि महमूद गजनवी, देखो भारत पे बहुत सारे आक्रमणकारियों ने टाइम टू टाइम अटैक किया, आक्रमण किया, तो तोमरों के टाइम में जो है महमूद गजनवी जो है वो भारत पे आक्रमण करता है। और बच्चे ये माना गया कि बगदाद का जो खलीफा था उसके आगे उत्तराधिकारी वगैरह थे, महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण करता है बच्चे। और ये क्या है कि कुल 17 बार इसने भारत पे आक्रमण किया और इसका मकसद भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना बिल्कुल नहीं था बच्चे। ये क्या था, इस्लाम का बड़ा कट्टर प्रचारक था। तो ये क्या है कि लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए और क्या है लूटपाट करने के लिए, इस मकसद से इसने भारत पे अटैक किए, बल्कि शासन स्थापित करने के लिए नहीं। तो कुल 17 बार इसने आक्रमण किए। कब से कब तक, 1000 से लेके 1025 ईस्वी तक इसने कुल 17 आक्रमण किए हैं भारत पे। और बच्चे इसने क्या है कि हमारे हरियाणा में भी 2 बार आक्रमण किए। कब, एक तो 1009 में और दूसरा किया इसने 1014 में। 1009 और 1014 ईस्वी ने इसने हमारे हरियाणा पे आक्रमण किए और दोनों बार बच्चे इसने थानेश्वर पर आक्रमण किया इसने दोनों बार। और बच्चे क्या किया इसने कि थानेश्वर में क्या है कि चक्रा स्वामी भगवान की मूर्ति थी। चक्रा स्वामी क्या है कि विष्णु भगवान की मूर्ति थी। तो इसने क्या किया कि चक्रा स्वामी भगवान की मूर्ति का बहुत अपमान किया, उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो महमूद गजनवी ने जितनी बार भी आक्रमण किया भारत पे तहस नहस किया इसने सब कुछ। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देखो 1009 और 1014 में 2 बार इसने हरियाणा पे आक्रमण किए, दोनों बार थानेश्वर पे किए, चक्रा स्वामी भगवान की मूर्ति का बहुत अपमान किया। तो इसके बाद क्या है कि इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा मसूद आता है। तो जो मसूद है वो भी आक्रमण करता है भारत पे और ये करता है 1037 ईस्वी में। कहाँ पे, हांसी और सोनीपत पे आक्रमण करता है और उसके बाद करता है थानेश्वर पर एक बार फिर से। ठीक है, 1037 में महमूद गजनवी का आगे उत्तराधिकारी मसूद आता है, वो हांसी और सोनीपत को अपना निशाना बनाता है और देन थानेश्वर पर आक्रमण करता है। फिर आगे मसूद का ही बेटा आता है मदूद जो है वो भी कई आक्रमण करता है हमारे हरियाणा में भी, हमारे भारत पे। ठीक है, तो हरियाणा में क्योंकि उस समय क्या है तोमर जो शासक थे, तोमर वंश था उस समय, तो तोमर वंश का ही एक राजा है कुमारपाल। तोमर नरेश कुमारपाल क्या करता है 1043 में मदूद को हरा के क्या है भगा देता है। ठीक है, हरा देता है इसको। ठीक है, उसके बाद बच्चे ये तो था तोमर वंश और महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। और महमूद गजनवी का एक प्रसिद्ध आक्रमण जो था भारत पे वो था 1025 में जो गुजरात में है सोमनाथ मंदिर पे जो ये आक्रमण करता है, बहुत आक्रामक तरीके से ये आक्रमण करता है, बहुत तबाही मचाता है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सब कुछ लूट के ले जाता है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना कि 1025 में ये गुजरात पे जो आक्रमण करता है सोमनाथ के मंदिर पे महमूद गजनवी। अब देखो बच्चे उसके बाद जो अगला वंश आता है हरियाणा में वो आता है चौहान वंश।
चौहान वंश या फिर चहमान वंश भी कह देते हैं इसको, ठीक है। चौहान वंश का जो संस्थापक होता है वो होता है वासुदेव। वासुदेव चौहान वंश की स्थापना करता है और ये राजधानी बनाते हैं अजमेर को। और इसका सबसे प्रसिद्ध और अंतिम जो राजा होता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं हमारे एग्जाम के, वो था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। ये था सबसे प्रसिद्ध, सबसे पराक्रमी राजा चौहान वंश का, ठीक है। चौहान वंश का सबसे पराक्रमी राजा, और ये 1178 से लेके 1192 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है। 1178 से लेके 1192 ईस्वी तक राज करता है ये, और ये बनवाता है हरियाणा में एक तो हांसी का किला, या जिसको असीरगढ़ का किला भी बोल देते हैं, असीरगढ़ का किला, या फिर तलवारों का किला भी यही था, तलवारों का किला। और इसके अलावा बच्चे ये एक बनवाता है गोहाना, गोहाना का किला, ठीक है। अब देखो मध्यकाल में चौहान वंश राज कर रहा है और पृथ्वीराज चौहान राजा हैं, तो इसी दौरान क्या होता है कि हरियाणा में क्या है, हरियाणा में या कह सकते हैं कि भारत पे जो आक्रमण करता है अग्र आक्रमणकारी, वो था मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हरियाणा में दो प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए, जिसको हम आगे डिटेल में करते हैं। एक लड़ा गया तराइन का प्रथम युद्ध, ये लड़ा गया 1191 ईस्वी में, और किस किस के बीच लड़ा गया, पृथ्वीराज वर्सेस गौरी। करनाल के तरावड़ी या तराइन में, तरावड़ी का युद्ध भी बोल देते हैं इसको, तराइन का युद्ध भी, और ये लड़ा गया 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और गौरी के बीच में, और इसमें जो जीतता है वो है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान क्योंकि बहुत पराक्रमी था ये भी पृथ्वीराज चौहान, हालांकि गौरी भी पूरी तैयारी से भारत पे आक्रमण करता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान भी आगे से कम नहीं था, तो इस युद्ध में जीत होती है पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान तो अब क्या है निश्चित होके बैठ जाता है, लेकिन जो गौरी है वो वापस तो चला जाता है, लेकिन वो अपने अपमान का बदला लेने की, इस हार का बदला लेने की तैयारी में जुट जाता है। और इसी दौरान क्या होता है कि गुजरात का एक शासक है जयचंद, गुजरात का शासक है जयचंद, और उसकी बेटी है संयोगिता, ठीक है। तो पृथ्वीराज क्या है, पृथ्वीराज संयोगिता से विवाह करना चाहता है, और उधर संयोगिता भी शादी करना चाहती है पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती है, लेकिन क्या है कि जो इसका पिता है जयचंद, जो जयचंद है वो एग्री नहीं है, वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी संयोगिता की शादी पृथ्वीराज से हो, ठीक है। तो इसी दौरान वो क्या करता है कि एक स्वयंवर रख देता है अपनी बेटी के लिए। स्वयंवर आपको पता है कि पुराने टाइम में राजा महाराजा अपनी बेटियों की शादी के लिए जो स्वयंवर वगैरह रखते थे, मीन्स कि अपनी मर्जी से अपने वर को चूज करना, तो बाकी राजा महाराजाओं को बुलाता है, लेकिन सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाता है। उसके अपमान के लिए क्या करता है कि मिट्टी की उसकी मूर्ति अपने दरबार में लगवा देता है, जहाँ पे बाकी राजा वगैरह बैठे होते हैं। तो जो संयोगिता है, क्योंकि वो शादी करना चाहती है पृथ्वीराज चौहान से, तो वो क्या करती है कि जो वरमाला है वो मिट्टी की मूर्ति को ही पहना देती है, ठीक है। तो इसके बाद कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो संयोगिता को घोड़े वगैरह पे मीन्स की ले जाता है बिठा के। तो जो जयचंद है वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो क्या करता है
पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए फिर से एक बार गौरी को, देखो गौरी तो पहले से ही तैयारी कर रहा है ना इस हार का बदला लेने की, तो जो जयचंद है उसको पता है इस बात का, ठीक है। तो वो गौरी को उकसाता है एक बार फिर से पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करने के लिए। तो उसके बाद होता है बच्चे तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। ये भी होता है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, और कब होता है 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, पृथ्वीराज वर्सेस गौरी। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और जीतता है गौरी, गौरी जीत जाता है। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की हार तो हो जाती है, लेकिन गौरी को क्योंकि उकसाने में जयचंद का भी योगदान था, और ये कहा जाता है कि चंदावर के युद्ध में, इसके बाद चंदावर के युद्ध में गौरी क्या करता है, जयचंद को भी मार देता है। जयचंद को बाद में चंदावर के युद्ध में मार देता है, ठीक है। जयचंद को भी इसके बाद क्या है, मार देता है। और ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो उसको क्या है कि सिरसा में अंधा करवा देता है, गौरी सिरसा में उसको अंधा करवा देता है। लेकिन क्योंकि ये भी बड़ा पराक्रमी राजा था, तो ये मीन्स कि ये बाद में इतिहास में मीन्स कि माना गया कि जो अंधा होने के बावजूद भी क्या है, गौरी की आवाज़ को महसूस करके इसने अपना लक्ष्य साधा और मैं भी गौरी को भी मार देता है, ठीक है। बाद में शायद इसकी भी डेथ वगैरह हो जाती है। इसका एक राज दरबारी था, राजकवि था चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई इसका राजकवि था, जो इस पे ग्रंथ लिखता है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो में जो चंद्रबरदाई है वो एक राजपूत राजा के रूप में पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ाई की है इसने, पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो गौरी है वो अपनी सत्ता सौंप जाता है अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। और बच्चे कुतुबुद्दीन ऐबक से ही शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली के सिंहासन पे मुस्लिम सत्ता की, ठीक है। गौरी अपनी सल्तनत सौंप जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी सत्ता सौंप गया है। जो कुतुबुद्दीन होता है वो गौरी का गुलाम था, गौरी का गुलाम होता है हालांकि ये, तो गौरी अपनी सत्ता इस पर्सन को सौंप जाता है और ये बंदा ही शुरुआत करता है गुलाम वंश की। दिल्ली के सिंहासन पे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत भी ये करता है। उसके बाद बारी बारी से 5 वंश, कुल 5 वंश आगे राज करते हैं दिल्ली के सिंहासन पे। शुरुआत करता है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से। कौन कौन से वंश थे? गुलाम वंश, गुलाम वंश था, खिलजी वंश, खिलजी वंश, नेक्स्ट था तुगलक वंश, फिर था सैयद वंश और लास्ट में था लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी का गुलाम था वो दिल्ली के सिंहासन पे सबसे पहले बैठता है। गुलाम वंश की शुरुआत होती है, गुलाम वंश की नींव रखता है कुतुबुद्दीन ऐबक। बारी बारी से इन सब वंशों को डिस्कस करेंगे और हरियाणा की हिस्ट्री से हमारे जो इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि हमारे हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास के जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर हो जाए। सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश में क्या है कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो आता है, हालांकि वो बहुत सारी इमारतें वगैरह बनवाता है भारत में। कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन के बाद जो आता है वो आता है इल्तुतमिश। गुलाम वंश है,
गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद आता है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश आता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश के आने पे हरियाणा में क्यों तरावड़ी के 2 युद्ध तो ऑलरेडी हो चुके हैं। जब गुलाम वंश का राजा, अगला राजा कुतुबुद्दीन आता है, तो तरावड़ी का एक तीसरा युद्ध और होता है, तरावड़ी का तृतीय युद्ध, और ये होता है 1216 ईस्वी में। किस किस के बीच? इल्तुतमिश वर्सेस यल्दोज। देखो यल्दोज क्या इसका सिस्टम था कि जो यल्दोज था वो दिल्ली के सिंहासन को, दिल्ली को अभी भी गजनी का हिस्सा मानता था, तो इसलिए अपनी दावेदारी सिद्ध करने के लिए वो आक्रमण करता है। लेकिन जो गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन हुआ और बाद में इल्तुतमिश, वो अपने आप को स्वतंत्र शासक समझते थे, वो दिल्ली को गजनी का हिस्सा नहीं समझते थे। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के बीच क्या है, तरावड़ी का तीसरा युद्ध होता है, जो हमारे हरियाणा की हिस्ट्री के लिए हमें याद रखना जरूरी है कि तरावड़ी के 2 नहीं 3 युद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये तो था तरावड़ी का तीसरा युद्ध। अब गुलाम वंश में जो अगली शासिका आती है वो आती है इल्तुतमिश की बेटी। इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रजिया सुल्तान से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। रजिया सुल्तान, देखो इल्तुतमिश अपने पुत्रों को गद्दी के लायक नहीं समझता, योग्य समझता है, तो वो अपनी सत्ता देता है अपनी बेटी को, रजिया सुल्तान को। तो क्वेश्चन आता है कि हरियाणा कह दिया, दिल्ली के सिंहासन पे बैठने वाली पहली महिला शासिका, तो ये थी रजिया सुल्तान, जो थी पहली महिला शासिका थी, दिल्ली के सिंहासन पे बैठने वाली पहली महिला शासिका या पहली मुस्लिम महिला शासिका थी, जिसने दिल्ली का राजपाट संभाला। हालांकि जो बहुत कम टाइम तक इसने ये शासन कर पाई, लेकिन पहली महिला थी ये जो दिल्ली के सिंहासन पे बैठती है। अब होता क्या है, जब रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठ गई तो एक पर्सन है अल्तुनिया। अल्तुनिया ये रजिया के शासन में क्या है, भटिंडा का गवर्नर, भटिंडा का गवर्नर है ये। और एक पर्सन है याकूत खां, जलालुद्दीन याकूत खां इसका फुल नेम था, याकूत खां। ये है अश्वशाला का प्रधान। अश्वशाला का प्रधान मीन्स कि उस समय राजा रानियों के लिए जो या सेना के लिए जो घोड़ों का रख रखाव या घोड़ों को ट्रेंड वगैरह करते थे। ठीक है, तो अश्वशाला का प्रधान था इसके शासन में याकूत खां, जलालुद्दीन याकूत खां का पर्सन। और अल्तुनिया जो था वो भटिंडा का गवर्नर था इसके टाइम में। तो क्या था कि जो रजिया सुल्तान है वो अट्रैक्ट हो जाती है याकूत खां के प्रति। हालांकि ये एक नौकर टाइप था, मीन्स कि इसके शासन में घोड़ों का रखरखाव ट्रेंड वगैरह करने वाला, लेकिन रजिया सुल्तान अट्रैक्ट हो जाती है याकूत खां के लिए। और उसके बाद जो अल्तुनिया है वो बचपन से ही रजिया को पसंद करता है और रजिया से शादी करना चाहता है। और ये क्या है, जो रजिया है वो याकूत खां को आमिर ए आशूर, आमिर ए आशूर की उपाधि दे देती है अपने राजपाट में। ठीक है, आमिर ए आशूर। ठीक है, लेकिन क्या है, इसका भाई है बहराम शाह। बहराम शाह, इसका भाई बहराम शाह और बाकी के जो तुर्क सरदार हैं वो नहीं, उनको नहीं पसंद, तो वो
विद्रोह करते हैं, मीन्स की विरोध करते हैं रजिया सुल्तान का इस बात के लिए कि एक मामूली से पर्सन को क्यों इतनी बड़ी उपाधि दी जा रही है। ठीक है, हालांकि क्योंकि ये तो अट्रैक्ट हो जाती है इस पर्सन के लिए, तो इसलिए इसको आगे अमीर आशूर की उपाधि दे देती है। लेकिन उसका भाई और जो बाकी जो सरदार थे, तुर्क सरदार, जो मिलके मीन्स की रजिया को सिंहासन पे पहले बिठाते हैं, तो वो खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहराम शाह क्या करता है, मे भी याकूत खां को मरवा देता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि रजिया की शादी हो जाती है अल्तुनिया से। रजिया की शादी अल्तुनिया से हो जाती है। और हमारे हरियाणा के साथ क्या संबंध है कि 13 अक्टूबर 1240 को 13 अक्टूबर 1240 को जब ये कैथल के जंगलों से 13 अक्टूबर 1240 को जब रजिया और उसका पति अल्तुनिया कैथल के जंगलों से वापस आ रहे होते हैं, तो बहराम शाह क्या करता है कि डाकुओं के साथ मिलके डाकुओं से इन दोनों को मरवा देता है राजपाट हथियाने के लिए। ठीक है, तो हरियाणा के साथ ये संबंध है कि रजिया की मौत कहाँ पे होती है, हमारे हरियाणा के कैथल में। ठीक है, हमारे हरियाणा के कैथल में रजिया की मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये तो थी रजिया की कहानी। उसके बाद गुलाम वंश में जो अगला शासक आता है, गुलाम वंश का जो अगला शासक बनता है वो आता है बलबन। वो आता है बलबन। रजिया के बाद जो गद्दी पे बैठता है वो आता है बलबन। और बलबन कौन था? बलबन भी क्या है, इल्तुतमिश, रजिया के पिता इल्तुतमिश का गुलाम था। 1266 ईस्वी के करीब ये गद्दी पे बैठता है। ठीक है, जो बलबन है। ठीक है, और क्या है कि हमारे हरियाणा के साथ क्या संबंध है कि गद्दी पे बैठने से पहले ये जो था बलबन, हांसी का इक्तादार, हांसी का इक्तादार था ये गद्दी पे बैठने से पहले। इक्तादार क्या है, कौन होता था जो राजा के लिए टैक्स वगैरह इकट्ठा करता था, वो था उस समय इक्तादार। तो हांसी का इक्तादार होता है ये। और बलबन के समय में ही हरियाणा में, हमारे हरियाणा के मेवात में एक विद्रोह होता है, मेवात विद्रोह या मेवातियों का विद्रोह। ठीक है, तो ये क्या करता है कि मेवात में भी अपना क्या है कि अपना अधिकार जमाने के लिए मेवात के जंगलों को कटवा देता है, वहाँ लोगों पर बहुत जो जबर जुल्म करता है बलबन। तो मेवात के लोग क्या है इसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। तो मेवातियों का या मेवात का विद्रोह होता है इसके टाइम में। और मेवातियों के विद्रोह को दबाने के लिए गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में एक दुर्ग बनवाता है जिसको जाना गया गोपालगिरी, गोपालगिरी के दुर्ग से। ठीक है, गोपालगिरी दुर्ग के नाम से जाना गया। इसके अलावा बलबन ने अपनाई लौह व रक्त की नीति, लौह व रक्त की नीति अपनाई गई बलबन के द्वारा। इसके अलावा अमीर खुसरो जो हुए हैं, अमीर खुसरो जिन्हें भारत का तोता बोला गया है, भारत का तोता, वो भी इसके टाइम में इसके दरबार में हुए हैं, इसके दरबार में थे। ठीक है, अमीर खुसरो। ठीक है, ये तो था गुलाम वंश। और गुलाम वंश में जो शासक हुए हैं और हरियाणा के मध्यकाल के इतिहास के साथ जो उनका संबंध रहा है, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब दिल्ली सल्तनत में जो अगला वंश आता है वो आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश आता है दिल्ली सल्तनत में, अगला जो वंश आता है। हालांकि हरियाणा के इतिहास के साथ इसका कुछ खास संबंध नहीं है, लेकिन जो इसका शासक होता है, जिसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो इसका शासक होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी,
ये हमारे हरियाणा में हांसी में एक गेट बनवाता है, हांसी में, जिसको जाना गया बरसी गेट के नाम से, बरसी गेट के नाम से जाना गया जिसको, ठीक है। इसके अलावा इसने वैसे अलाई का दरवाज़ा, शीशे वाली मस्जिद, सिरी का दुर्ग, बाकी बहुत चीज़ें, काफ़ी इमारतें इसने बनवाई थी। लेकिन हरियाणा में हमारा ओनली खिलजी वंश से क्वेश्चन बनता है कि ये बरसी गेट बनवाता है हांसी में, ठीक है। उसके बाद आता है, ये बस ओनली इतना ही था खिलजी वंश से। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में जो वंश आता है आगे वो था तुगलक वंश। तुगलक वंश, इसका जो राजा बनता है ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक वंश का जो राजा बनता है, ठीक है। और ये है इसके बारे में कि 1320 ईस्वी के लगभग ये राजा बनता है। और उसी टाइम क्या है कि भारत पे क्योंकि बहुत सारे आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, तो जो मंगोल हैं 1320 के करीब ये राजा बनता है। और जो मंगोल आक्रमणकारी हैं वो भारत पे आक्रमण करते हैं। तो पूरे 29 बार ये मंगोल आक्रमणकारियों के आक्रमण को फेल करता है, भारत पे जो आक्रमण करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है राजा, वो आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक आता है इसके बाद। हालांकि ये एक शिक्षित और विद्वान राजा था, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला, लेकिन कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनता है। हमारा क्वेश्चन बनता है इसके अगले राजे से जो इसके बाद गद्दी पे बैठता है, फिरोज, यहाँ लिख देती हूँ मैं ऊपर, फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक का ही आगे भतीजा होता है, फिरोज शाह तुगलक। उससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे हरियाणा की हिस्ट्री से, ध्यान से सुनिएगा। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का अगला राजा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह जो तुगलक था वो मोहम्मद बिन तुगलक का ही भतीजा था और लगभग 1351 में ये दिल्ली की राजगद्दी पे बैठता है। और ये इसके बाद क्या है कि हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में हमारे 2 नगरों को बसाता है, एक तो फतेहाबाद और दूसरा हिसार। फतेहाबाद को तो बसाता है 1351 में ही, ठीक है, अपने बेटे फतेह के नाम पे ये फतेहाबाद को बसाता है। और हिसार को बसाता है 1354 में। 1354 में हिसार को बसाता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। ये जो पर्सन था ना, ये हिंदुओं के बड़े खिलाफ था, हिंदुओं पे इसने भी बहुत जबर जुल्म किए। तो ये इसने एक ब्राह्मणों पर एक कर लगाया, जजिया कर, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला ये पर्सन था। इसके अलावा इसने एक सिंचाई कर लगाया जिसमें ये था कि उपज का 1/10 भाग जो है किसानों को अपने राजा को देना होता था। एक सिंचाई कर लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। हालांकि फतेहाबाद और हिसार को इसने बसाया, फतेहाबाद को इसने अपने बेटे फतेह के नाम पे बसाया। और इसने क्या है कि हरियाणा के लोगों को धर्म परिवर्तित करने के लिए भी मजबूर किया। इसने क्या किया कि मेवात के लोगों को इस्लाम धर्म मानने के लिए, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए भी मजबूर इसी ने किया था, ठीक है। एक इसने सिरसा में एक नगर बसाया था, हरनी खेड़ा। सिरसा में हरनी खेड़ा नाम से भी इसने एक जगह को बसाया था, ठीक है। सिरसा में हरनी खेड़ा के नाम से एक जगह को बसाया। इसके अलावा इसने क्या बनवाया? इसने बनवाया लाट की मस्जिद, गुजरी महल और 40 हाफिज का मकबरा।
40 हाफिज का मकबरा बनवाया इसने, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा इसने हिसार में 4 गेट बनवाए। हिसार में इसने 4 गेट बनवाता है ये, दिल्ली गेट, दिल्ली गेट, नागौरी, नागौरी गेट, तालाकी, तालाकी गेट और मोरी गेट। ये 4 गेट जो हिसार में हैं इसने बनवाए थे। ठीक है, ठीक है, ये गेट इसने बनवाए। लाल की मस्जिद, गुजरी महल, 40 हाफिज का मकबरा। और इसने क्या किया? एक 5 बड़ी नहरों का निर्माण, 5 बड़ी नहरों का निर्माण इसने करवाया था। इसलिए इसको नहर निर्माण पिता भी बोल देते हैं, नहर निर्माण का पिता भी इसको बोल देते हैं। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है। और इसके बारे में एक और चीज़ कि ये माना जाता है कि हालांकि ये हिंदुओं का बड़ा विरोधी था, लेकिन ये माना गया भी इसकी जो माँ थी वो एक राजपूत महिला थी, मीन्स की एक हिंदू थी इसकी माँ, फिर भी ये हिंदुओं का कट्टर विरोधी था। ठीक है। और इसी दौरान क्या है? इसी दौरान क्या है? तैमूर लंग। ठीक है, तैमूर लंग जो है, जो बाबर के ही वंशज थे, लंग, तैमूर लंग जो हैं बाबर के वंशज, वो भारत पर आक्रमण करते हैं। बाबर के वंशज, ठीक है, भारत पे आक्रमण करते हैं। अब हरियाणा की हिस्ट्री के साथ क्या संबंध है कि हमारा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और रोहतक, ये 4 जिले बहुत प्रभावित होते हैं तैमूरों के आक्रमण से। ठीक है, तैमूरों के आक्रमण से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब तैमूर भारत पे आक्रमण करते हैं तो दिल्ली पे जो अगली सत्ता स्थापित करता है वंश, वो आता है सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश अगली सत्ता स्थापित करता है दिल्ली के सिंहासन पे। इसका जो राजा था, जो गद्दी पे बैठा वो था खिज़र खां। खिज़र खां जो था, ये माना जाता है कि ये तैमूर लंग जो बाबर का वंशज था, तैमूर लंग जो भारत पे आक्रमण करते हैं, उसका सेनापति था ये। ठीक है, उसी का सेनापति था ये, जो दिल्ली के सिंहासन पे बैठता है, खिज़र खां। अब खिज़र खां का हमारे हरियाणा की हिस्ट्री से संबंध ये है कि हरियाणा के सोनीपत में, सोनीपत हरियाणा में खिज़र खां का मकबरा, खिज़र खां का मकबरा बना हुआ है। खिज़र खां का मकबरा बना हुआ है। बस यही सैयद वंश से आपको याद रखना है। हालांकि काफ़ी लंबे टाइम तक, कुल 37 वर्ष तक, 37 ईयर्स तक ये शासन करते हैं दिल्ली की राजगद्दी पे। ठीक है, दिल्ली पे शासन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वंश आता है वो आता है बच्चे लोधी वंश। सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश। इसका जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। ठीक है, और उसके बाद आता है सिकंदर, सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी इसके बाद आता है। ठीक है, और उसके बाद आता है सिकंदर का ही बेटा इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी का ही बेटा इब्राहिम लोधी। अब देखो, बहलोल लोधी या सिकंदर लोधी हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं बहलोल लोधी से। ठीक है, क्योंकि
बहलोल लोदी और बाबर के बीच हरियाणा में, हमारे हरियाणा के पानीपत में प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं, पानीपत का प्रथम और दूसरा युद्ध। तो इब्राहिम लोदी को हम डिटेल से करेंगे। पानीपत का लोदी वंश चल रहा है दिल्ली में, और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, पानीपत का बच्चे प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रसिद्ध युद्ध होता है। किस किस के बीच होता है बच्चे? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दिल्ली के सलारगंज रोड से, सलारगंज गेट से लड़ा जाता है। हालांकि ये माना जाता है कि बाबर को आक्रमण के लिए उकसाया था इब्राहिम लोदी का ही एक चाचा था आलम खां, क्योंकि उसको ये था कि गद्दी मुझे मिल जाएगी। तो आलम खां क्या करता है, वो उकसाता है बाबर को लोदी पे आक्रमण करने के लिए, ठीक है। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, सलारगंज गेट से लड़ा जाता है। और इसमें क्या होता है बच्चे? इब्राहिम लोदी हार जाता है। हालांकि लाखों में सेना इसके पास होती है, बाबर की सेना इतनी नहीं थी, हालांकि तोपों वगैरह का यूज़ करता है इस युद्ध में, लेकिन सही रणनीति ना होने के कारण क्या है कि इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इब्राहिम लोदी का मकबरा लोदी पार्क पानीपत में बना हुआ है। लोदी पार्क पानीपत में इसका क्या है? इब्राहिम लोदी का मकबरा बना हुआ है, ठीक है, मकबरा बना हुआ है इसका। और इस जीत की खुशी में बाबर क्या करता है? काबुली मस्जिद, बाबर निर्माण करवाता है काबुली मस्जिद। और काबुली में भी उसकी वाइफ वगैरह का नेम था, तो काबुली मस्जिद बनवाता है। और उसके बाद इसका बाबर का बेटा आता है हुमायूं। हुमायूं क्या करता है? इस काबुली मस्जिद में चबूतरे का निर्माण करवाता है। चबूतरे का निर्माण करवाया हुमायूं ने और बनवाया था इसको बाबर ने, ठीक है। तो इसके बाद बाबर मुगल वंश की स्थापना कर लेता है भारत में, ठीक है, लोदी को हरा के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि लोग खिलाफ हो जाते हैं बाबर के। हरियाणा में भी काफ़ी जगह पे विद्रोह होता है बाबर के खिलाफ। तो बाबर का विरोध हरियाणा में मेवात का राजा हसन खां करता है 1527 में। हसन खां 1527 में क्या करता है? बाबर का विरोध करता है। हसन खां करता है मेवात से। कहाँ से विरोध करता है? मेवात से। लेकिन वो मारा जाता है, हालांकि अपनी तरफ से वो कोशिश करता है, ठीक है। तो हसन खां के नाम पे मेवात में एक मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। हसन खां के नाम पे ही मेवात में एक मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। हसन खां जो बाबर से लड़ते हुए मारा जाता है। इसके अलावा कैथल में बाबर की सेना क्या करती है बच्चे? बाबर की सेना कैथल में कत्लेआम शुरू कर देती है। कैथल में कत्लेआम शुरू कर देती है। तो कैथल से मोहन सिंह मंडार, कैथल से कत्लेआम होने के बाद मोहन सिंह मंडार जो कि एक राजपूत थे। देखो बच्चे, जो मोहन सिंह मंडार है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये इतने दलेर थे कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत के किसी भी राजा की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। तो बाबर का भी विरोध करते हैं जब बाबर की सेना कैथल में कत्लेआम मचा देती है। हालांकि मोहन सिंह मंडार को भी बाबर क्या है मार देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है कि उनका बहुत नाम है इस चीज़ के लिए कि बाबर ने वो मीन्स कि इतने लेर थे कि बाबर की सेनाओं का उसने सामना किया। हालांकि 1530 में बाबर की भी मौत हो जाती है और उसके बाद आता है बाबर का बेटा हुमायूं मुगल काल में, ठीक है। हालांकि हुमायूं से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं हमारे, ठीक है। और
हुमायूं के बारे में ये था कि अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के उसकी मौत वगैरह हो जाती है। हालांकि मीन्स की मुग़ल सत्ता स्थापित तो हो जाती है बाबर के टाइम में और शासक हुमायूं बन जाता है, लेकिन उसको एक बार बीच में खदेड़ दिया जाता है तो वो वापस चला जाता है और आके दोबारा फिर से भारत में अपनी एक बार फिर से सत्ता स्थापित करता है। तो हुमायूं के बाद जो अगला मुग़ल काल का राजा बनता है, मुग़ल शासक बनता है, वो बनता है अकबर। और अब अकबर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे हरियाणा के मध्यकाल के इतिहास के लिए, काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं अकबर से। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, कब होता है? 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। किसमें? हेमू वर्सेस अकबर। ठीक है। अब हेमू कौन था? इसका फुल नेम था हेमचंद्र। ठीक है, हिंदू राजा था ये। ठीक है, हेमचंद्र द्वितीय, और इसको हेमचंद्र द्वितीय के नाम से जाना गया ये, और इसको उपाधि मिली थी, उपाधि विक्रमादित्य की उपाधि थी इसको। हालांकि 14 राज्य हमारे इतिहास में 14 राजा ऐसे हुए हैं जिनको विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया। तो हेमू या हेमचंद्र और अकबर के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है 5 नवंबर 1556 को। हेमू का क्या संबंध है कि हेमू हमारे हरियाणा के रेवाड़ी से संबंधित था। देखो, जब बाबर की 1530 में मौत हो जाती है, उसके बाद हुमायूं आता है, तो हुमायूं क्या है कि जब वापस हुमायूं की भी डेथ हो जाती है तो अकबर ओनली 13 साल का है। ठीक है, तो दिल्ली की गद्दी का दावेदार खुद हेमू अपने आप को समझने लग जाता है। तो इसलिए क्या है, अकबर वर्सेस हेमू में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन अकबर तो छोटा था, तो गद्दी भी तो उसको बिठा दिया जाता है, लेकिन अभी बहुत छोटा था। तो अकबर की इस युद्ध में जो अगुवाई करता है वो था बैरम खां। अकबर का सेनापति बैरम खां जो था वो क्या है, वो युद्ध लड़ता है, अकबर की तरफ से प्रतिनिधित्व करता है। और ये माना जाता है कि कवच वगैरह में हेमू ने खुद को कवर किया हुआ था बहुत अच्छे से, मजबूत तरीके से, लेकिन उसकी आंख नंगी थी। तो अकबर जो अकबर की तरफ से बैरम खां लड़ रहा होता है तो वो हेमू की आंख में तीर मार देता है। ठीक है, इस वजह से वो घायल हो जाता है। हालांकि वो घायल ही हुआ है, मरा नहीं था, लेकिन इसकी सेना में भगदड़ मच जाती है कि हेमचंद्र जो है मारा गया है, हेमू मारा गया है। तो इस वजह से क्या है कि हेमू की सेना में भगदड़ मच जाती है और हेमू की सेना क्या भाग जाती है। तो हेमू को हार का सामना करना पड़ता है और जीतता है अकबर की जीत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अकबर के बारे में क्या है आगे कि अकबर एक धर्म चलाता है, दीन ए इलाही। ये था पानीपत का दूसरा युद्ध। इसके बाद अकबर एक धर्म चलाता है, दीन ए इलाही। ठीक है, और अकबर के इस धर्म को मानने वाला सबसे पहला और अंतिम राजा था बीरबल। अब देखो, अकबर के दरबार में ना 9 रत्न थे। 9 रत्न मीन्स कि 9 लोगों को इसने 9 रत्नों की उपाधि दे रखी थी। उनमें से एक था बीरबल, जो कि एक हिंदू राजा था। वो एक ऐसा राजा था, एक पहला और अंतिम राजा जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में से एक था जो बीरबल था। अब हरियाणा की हिस्ट्री के साथ क्या संबंध है कि बीरबल का छत्ता, या इसको कह देते हैं मुकुंद दास का छत्ता, ये हमारे हरियाणा के नारनौल में है। ये क्वेश्चन है बीरबल का हमारे हरियाणा के हिस्ट्री में। ठीक है, इसके अलावा जो सूरदास हुए हैं, सूरदास जिन्होंने प्रसिद्ध
सूरसागर ग्रंथ लिखा, वो भी समकालीन थे अकबर के। क्वेश्चन पूछा जाए कि सूरदास किसके समकालीन थे, किस मुगल वंश के और किस मुगल राजा के, ठीक है, तो ये समकालीन थे अकबर के। कौन? सूरदास, ठीक है। और इसके बाद अकबर के बाद हरियाणा में और दो क्या है विरोध होते हैं, एक तो सतनामियों का विरोध और एक जाटों का विद्रोह, ठीक है। सतनामियों का विद्रोह और एक जाटों का विद्रोह, ये दोनों हुए हैं अकबर के बाद जो आता है राजा मुगल सल्तनत में औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम में होते हैं ये दोनों विद्रोह। तो ये थी अकबर की हिस्ट्री और पानीपत का दूसरा युद्ध। इसके अलावा एक पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है हमारे हरियाणा के इतिहास में, हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास में पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। ये युद्ध होता है हरियाणा में 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है और ये होता है मराठों, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठे, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया और मराठों का साथ दिया इब्राहिम खां गर्दी ने। इब्राहिम खां गर्दी और इसका साथ दिया अवध के नवाब, अवध के नवाब शुजाउदौला। शुजाउदौला ने इसका साथ दिया, ठीक है। अब ये युद्ध क्यों लड़ा गया, कारण क्या था इसका? इसका कारण ये था कि मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया, दत्ताजी सिंधिया जो थे उनका पंजाब में क्या है मार दिया जाता है उनको, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा उसकी मौत हो जाती है पंजाब में 1760 में। 1761 में युद्ध होता है तो इसकी मृत्यु होती है 1760 में। दत्ताजी सिंधिया जो मराठा सरदार था तो इसको क्या 1760 में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मार दिया जाता है पंजाब में। तो इसकी मौत का, दत्ताजी सिंधिया की मौत का बदला लेने के लिए मराठे इब्राहिम का गर्दी के साथ मिलके अहमद शाह अब्दाली से बदला लेने के लिए क्या है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ते हैं। हालांकि इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीतता है और मराठों की हार हो जाती है, ठीक है। तो ये था बच्चे पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारे हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास हम ऑलरेडी सारा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोई भी कंटेंट बचा होगा या छूटा होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग कवर हो चुके हैं मध्यकालीन इतिहास से। हरियाणा की हिस्ट्री के मध्यकालीन जो पोर्शन है, मध्यकालीन जो भाग था उससे सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। होप कि आपको आज की वीडियो जो है, आज का जो मैटर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बच्चे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो बच्चे बाय बाय बच्चे, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।